This is Atiya Ansari, your history educator, and we are studying Spectrums, a brief history of modern India. Currently, we are at on chapter number 9, and this is going to be the last and fifth part of the chapter 9, which is a general survey of socio-cultural reform movements. हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया और जानने की कोशिश की हाउ अबाउट द फेराजी मूवमेंट स्टार्टेड, उसका क्या इफेक्ट पड़ा. देन वी हैव आल्सो सीन वहाबी वलीउल्लाह मूवमेंट. वी हैव सीन वेरियस टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स. हमने देखे स्पेसिफिकली वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में. वी हैव सीन द जस्टिस मूवमेंट. वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय एमजी राणा डे एंड रघुनाथ राव. हमने देवा समाज जो कि लाहौर में नारायण अग्निहोत्री के जरिए स्थापित किया गया के बारे में जाना. ऑल्सो वी हैव सीन हाउ भारत धर्म महामंडला इवेंचुअली अमालगमेट होगी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर. वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट. बट आज का हमारा वीडियो जो होगा इट्स गोइंग टू बी लर्निंग मोर अबाउट अदर मूवमेंट्स, और कौन कौन से मूवमेंट्स भारत में चल रहे थे. एंड एट द एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या उसके सिग्निफिकेंस थे इन रिफॉर्म मूवमेंट्स के, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, व्हाट वर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट एज वेल. देन हम लोग क्विकली एक समरी भी करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. सो टुडेज फर्स्ट मूवमेंट जो हम सीखेंगे और जानेंगे वो है अहमदिया मूवमेंट. ये मुस्लिम्स में होगा. अब अहमदिया जो है एक सेक्ट है इस्लाम का, वन ऑफ द सेक्ट इस्लाम का है जो ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में. जैसे हमने वहाबी मूवमेंट देखा था वो अरबिया का था ओरिजिन, बट दिस अहमदिया मूवमेंट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया. ये फाउंड किया जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद के जरिए 1879 में. इनका क्या आइडियोलॉजी होगा, व्हाट दे बिलीव्ड इन. सो इनका कहना होगा कि हम लोग स्टैंडर्ड बेरर है ऑफ मोहम्मदन रेनेसांस के. जैसे कि हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था व्हाट इज रेनेसांस, कैसे वो यूरोप में आता है, कैसे उसकी वजह से नई साइंटिफिक टेम्पर, न्यू आइडियोलॉजी, रैशनलिज्म और इन्वेंशन जैसी स्पिरिट लोगों में फैलती है. सो इस बात को वो अपने अहमदिया मूवमेंट को मोहम्मदन रेनेसांस के नाम से कहेंगे. और अगर हम देखा जाए कि उनका बेसिस क्या था, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, कैसे उनकी चीज़ें शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं वो ब्रह्मो समाज से काफ़ी मिलते थे. बिकॉज अकॉर्डिंग टू अहमदिया ऑल्सो वो लोग यूनिवर्सल रिलीजन में बिलीव कर रहे थे, ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, मानवता की बात कर रहे थे. दे वर अगेंस्ट जिहाद, दैट इज अ सेक्रेड वॉर. देन वो बात करेंगे वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन के प्रमोशन की. दे वुड नॉट टॉक कि हमें कुरानिक एजुकेशन देनी है, दे वुड टॉक अबाउट कि वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन दैट इज इंग्लिश एजुकेशन देनी है. अहमदिया कम्युनिटी जो होगी ये एक ऐसी इकलौती इस्लामिक सेक्ट होगी जो बिलीव करेगी दैट द मसीहा और मसाया हैड कम इन द पर्सन ऑफ मिर्जा गुलाम अहमद. That means they would believe that Mirza Ghulam Ahmad is none other than one of the incarnation and he is the Masiha. जो आए हैं उन्हें सारी रिलीजियस वॉर से और सभी चीज़ों से मुक्ति दिलाने, उन्हें पीस और जस्टिस जैसी चीज़ें दिलवाएंगे. वो ये कंसिडर करते थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद को. साथ ही साथ वो बिलीव करेंगे सेपरेशन ऑफ द मॉस्क फ्रॉम द स्टेट. दैट मीन्स बेसिकली थियोलॉजी और पॉलिटिक्स को वो अलग रखने की कोशिश करेंगे, रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखेंगे. दे वुड बिलीव इन ह्यूमन राइट्स एंड टॉलरेंस. वो दूसरे रिलीजन को भी टॉलरेंस से देखेंगे. हावेवर अगर हम अहमदिया मूवमेंट की बात करें, ओके, इट फ्लरिश्ड इन द वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड इट सफर्ड फ्रॉम मिस्टिज्म. दैट मीन्स जो ये डिविनिटी और सूफीज़म है, मिस्टिसिज्म जो है, इसकी वजह से ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा और ये बहुत ज़्यादा ओवरटेक नहीं कर पाएगा. अगर हम मुस्लिम्स में कोई रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं तो वी कैन नॉट फॉरगेट द वेरी सर सैयद अहमद खान और इनका अलीगढ़ मूवमेंट. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एंड इट रियली चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स
उनकी एजुकेशन लेवल की बात करें, उनके सोशल स्टेटस की बात करें, और जस्ट अ न्यू आइडियोलॉजी हैज़ बीन गिवन टू देम। पहले एक बैक स्टोरी वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जब 1857 का रिवोल्ट होगा, सो ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा हुआ भी होगा कि जो मुस्लिम्स रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा 1857 के रिवोल्ट में, जैसे कि हमने एनीवेज देखा है। सो ब्रिटिश जो है उन्हें मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर देखेंगे, और वो चाहेंगे कि उन्हें किसी भी तरीके से कर्ब किया जा सके, उन्हें दबाया जा सके, या कोई और मेथड यूज़ किया जा सके, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जाए और उन्हें कोई और चीज़ में बिजी कर दिया जाए, सो दैट देर इज़ नॉट a more 1857 revolt, something like that should not happen। और जो वहाबीज की एक्टिविटीज थी उसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग ही होता जा रहा था। लेकिन बाद में एक ओपिनियन जो है अमंग द रूलर्स दैट जो मुस्लिम्स हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं एज एन अलाय। बाद में ब्रिटिशर सोचने लगे कि हम जो मुस्लिम्स हैं उन्हें अपना साथी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1857 के बाद जो टाइड है, जो मौज है नेशनलिज्म की, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी आज़ादी की लड़ाई बहुत जोश में होगी। सो द ब्रिटिशर्स स्टार्ट थिंकिंग कि हम मुस्लिम्स को कैसे अपना अलाय बना सकते हैं 1857 के बाद। सो उसके लिए वो क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 1885 में आईएनसी का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने वजूद में आ जाएगी और चीज़ें अब बहुत फास्ट पेस पर चलने लगेंगी। आ सेक्शन ऑफ जो मुस्लिम्स था उनके लीडर होंगे सर सैयद अहमद खान, और वो रेडी होंगे कि उन्हें पेट्रोनेज मिले। पेट्रोनेज किनका? ब्रिटिशर्स का पेट्रोनेज मिले, ताकि उन्हें बेटर एजुकेशन मिल सके और उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो सके। दैट मीन्स सैयद अहमद खान वुड बी रेडी टू गेट द पेट्रोनेज, ब्रिटिशर्स की हेल्प लेने को तैयार होंगे वो, ताकि उनके जो समाज है उन्हें बेटर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अगर हम जानने की कोशिश करें कि सैयद अहमद खान कौन थे, तो बेसिकली ही वॉज बॉर्न इन अ गुड रिस्पेक्टफुल मुस्लिम फैमिली, और ये एक लॉयलिस्ट थे ब्रिटिशर्स के। ठीक है, वो अंत तक लॉयल रहेंगे ब्रिटिशर्स को। पहले वो उनकी जुडिशियल सर्विस में काम करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और हम देखेंगे कि बाद में वो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी हिस्सा होंगे 1878 में। इनकी लॉयल्टी की वजह से उन्हें नाइटहुड दिया गया था। नाइटहुड दैट मीन्स उन्हें सर का टाइटल दिया गया था, एज आई वाज सेइंग सर सैयद अहमद खान। द नाइटहुड हैज़ बिन ग्रांटेड टू हिम। कब होगा ये? 1888 में। सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी क्या होगी, वो किस चीज़ में बिलीव करेंगे? तो वो चाहेंगे कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन हो उसकी टीचिंग कुरान की टीचिंग के साथ जोड़ दी जाए। साथ ही साथ तो कहेंगे और इस बात के मानने वाले होंगे कि कुरान का जो इंटरप्रिटेशन है, कुरान को जो समझना है, उससे हमें आज की रैशनलिज्म और साइंस के नज़रिए से समझना होगा। वो कहेंगे कि कुरान अल्टीमेट अथॉरिटी है, बट उसके बाद भी उसे समझने के लिए हमें चाहिए कि हम रैशनल थिंकिंग का इस्तेमाल करें। उनका कहना होगा कि जो हमारा धर्म है, जो रिलीजन है, वो बदलता होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, जैसे ज़माना बदल रहा है उसके साथ साथ। वो फर्दर ऑन कहेंगे कि जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, जो हमें सोचने की आज़ादी है, वो हमें हमारे ट्रेडिशन और कस्टम पर डिपेंड नहीं होना है। दैट मीन्स ही वुड से कि हम जो सोच रहे हैं उसकी जंजीर जो है हमारे ट्रेडिशन और कस्टम ना बने। वी वुड बी फ्री टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रिटेट किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से समझने के लिए। वो एक बहुत ही जीलस, बहुत ही जज्बाती एजुकेशनिस्ट है, तालीम के लिए काम करेंगे। वो बहुत से स्कूल्स जो है टाउन्स में बनाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट जो यूरोपियन बुक्स होंगी या अदर लैंग्वेजेस की बुक होंगी उसे उर्दू में ट्रांसलेट करवाएंगे ताकि मासेस तक पहुंच सके। और द वेरी इंपॉर्टेंट, वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करेंगे, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, और ये बनाया जाएगा 1875 में। साथ ही साथ सैयद अहमद खान जो है पोजीशन ऑफ विमेन को ही बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उन्हें एजुकेशन देने की बात करेंगे। ही वुड बी अगेंस्ट पर्दा सिस्टम, अगेंस्ट पॉलीगैमी।
साथ ही साथ वो इजी डिवोर्स को भी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। वो पीरी मुरीदी के कंसेप्ट को बहुत ही नापसंद करेंगे। पीरी मुरीदी जो है, इट्स लाइक अ सूफी सिस्टम, ही वुड बी अगेंस्ट इट एज वेल। सैयद अहमद खान जो होंगे वो आर्ग्यू करेंगे कि मुस्लिम्स को पहले एजुकेशन और जॉब ले लेनी चाहिए, अपने हिंदू साथियों के बराबर में आ जाना चाहिए, देन उसके बाद पॉलिटिक्स पर नजर रखनी चाहिए। दैट मीन्स सैयद अहमद खान इनकरेज नहीं करेंगे मुस्लिम्स को पॉलिटिक्स में जाने के लिए। वो कहेंगे कि आप पहले एजुकेशन लीजिए, जॉब लीजिए, उसके बाद इसकी तरफ जाइएगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को अपोज करेंगे। लेकिन उनका इंथुजियाज्म जो ये था प्रमोट करने के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तो अच्छा था, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट, दैट मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उनको एक तरीके से इस्तेमाल करेगी अपनी डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो वाली पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। सर सैयद अहमद खान जो होंगे, इनके जो आइडियाज़ होंगे या वो जो भी टीचिंग्स देना चाहते होंगे, वो लोगों तक पहुंचाएंगे अपनी बहुत ही फेमस मैगजीन जिसका नाम है तहजीबुल अखलाक, दैट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मोरल्स। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, तहजीबुल अखलाक, इसके जरिए वो चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएंगे। एक अलीगढ़ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट लिबरल होगा, बिल्कुल आज़ाद, जदीद होगा, मॉडर्न होगा, और ये मुस्लिम इंटेलिजेंसिया पर बेस्ड होगा, जो कि ऑफकोर्स मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से ही चलेगा। अगर हम समझने की कोशिश करें कि इस मूवमेंट के एम क्या थे, किस चीज़ के लिए ये लोग काम कर रहे थे, तो ऑफकोर्स मॉडर्न एजुकेशन। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने रिलीजन से दूर जाए, इस्लाम के साथ साथ एजुकेशन लेना है। देन सेकेंड एम इनका था कि रिफॉर्म्स लाया जाए मुस्लिम कम्युनिटी में, जैसे पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, विडो रिमैरिज, औरतों की जो एजुकेशन है, स्लेवरी है, डिवोर्स है, इन सभी टॉपिक पर काम किया जाए। इनके जो फॉलोअर्स थे वो बड़े ही लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान में बिलीव करते थे, और वो इस्लाम को मॉडर्न लिबरल कल्चर में बदलना चाहते थे। साथ ही साथ दे वांटेड टू इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट सोशो कल्चरल आइडेंटिटी। वो एक आइडेंटिटी, एक पहचान देना चाहते थे मुस्लिम्स को, जो एक मॉडर्न लाइन पर हो। हम देखते हैं कि अलीगढ़ जो जगह है वो देखते ही देखते एक सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी में तब्दील हो जाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट गढ़ साबित होता है। हम अगर मुस्लिम कम्युनिटी में ही एक और मूवमेंट की बात करें तो वो चलाया जाएगा देवबंद स्कूल के जरिए, जो कि है दारुल उलूम। ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द मुस्लिम उलेमा के जरिए। ठीक है, उलेमा दैट मीन, अगर हम मुस्लिम्स के रिलीजियस स्कॉलर्स को उलेमा कह सकते हैं, पंडित्स कह सकते हैं, हाई टॉप मोस्ट पोजिशन इन मुस्लिम कम्युनिटी भी कह सकते हैं, द पीपल हु नो अबाउट द रिलीजन, उलेमा। अगेन जब ऑर्थोडॉक्स सेक्शन की बात हो रही है, सो इट इज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। इनका ऑब्जेक्टिव था प्रोपोगेटिंग प्योर टीचिंग ऑफ कुरान एंड हदीस, अगेन रिवाइवलिस्ट है। साथ ही साथ जिहाद को वो फॉरेन रूलर्स के खिलाफ करने की बात करेंगे, जो कि हैं ऑफ कोर्स EIC, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जिहाद की बात करेंगे। जो देवबंद मूवमेंट है ऑफ कोर्स वो शुरू होगा दारुल उलूम से, जिसके लिटरली मीनिंग है इस्लामिक एकेडमिक सेंटर, जो कि होगा सहारनपुर में, यूपी में। अब जो मोहम्मद कासिम होंगे और रशीद अहमद गंगोई, ये जो अपने रिलीजियस लीडर्स बनाएंगे अपनी कम्युनिटी में। और जैसे हमने अलीगढ़ मूवमेंट में देखा कि वो बात करते हैं वेलफेयर ऑफ मुस्लिम, किसके जरिए, वेस्टर्न एजुकेशन के जरिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ के जरिए। लेकिन देवबंद मूवमेंट ऐसा नहीं होगा, वो बात करेगा मॉरल और रिलीजियस रिजनरेशन की, और वो देवबंद जो होगा वो ओरिजिनल इस्लामिक रिलीजन की बात करेगा। दे वुड नॉट से कि हमें रैशनल इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए चीज़ों की, नो, दे वुड टॉक अबाउट प्योर ओरिजिनल रिवाइवलिस्ट कल्चर। लेकिन अगर हम जानना चाहें पॉलिटिकल फ्रंट पर उनका क्या टेक था, तो जो देवबंद स्कूल था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने को बहुत होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेगा। और हम देखेंगे कि 1888 में एक फतवा मीन्स व्हाट, फतवा इज एक्चुअल रिलीजियस डिक्री, दैट मीन्स वो रिलीजन के जो मुफ्ती होते हैं वो एक एक तरीके का फतवा, एक चीज डिक्री
जाहिर करते हैं, और वो होती है सर सैयद अहमद खान के खिलाफ। तो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन होगी और जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन होगी, इनके खिलाफ जो है फतवा जारी किया जाएगा, उन्हें अपोज किया जाएगा इन सिंपल वर्ड्स, देवबंद दारुल उलूम के जरिए। जो कुछ क्रिटिक्स हैं एट्रीब्यूट जो करते हैं वो देवबंद के सपोर्ट को नेशनलिस्ट को, मोर टू इट डिटरमाइंड अपोजिशन टू सैयद अहमद खान। उनका कहना है कि देवबंद जो थे दारुल उलूम वाले, वो आईएनसी को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो सैयद अहमद खान को अपोज करना चाहते थे। ऑल्दो जो भी पॉलिटिकल फिलोसफी हो, इट वॉज अ गुड स्टेप, दे वर सपोर्टिंग द आईएनसी। हम देखते हैं जो उनके लीडर होंगे महमूदुल हसन, वो नए लीडर होंगे और वो इस मूवमेंट को एक पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट दे देंगे और वो रिलीजियस आइडियाज़ की भी बात करेंगे। वो इस्लामिक प्रिंसिपल और नेशनलिस्ट एस्पिरेशन दोनों को जोड़कर उनका एक सिंथेसिस बनाकर बात करेंगे। और जो जमातुल उलमा होगी एक कॉन्क्रीट शेप दे देगी हसन के आइडियाज़ को। और हम देखते हैं कि जो नेशनलिस्टिक फर्वर है वो बढ़ता चला जाएगा मुस्लिम्स में, और जो नेशनल यूनिटी और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाएगी। शिबली नवानी द वेरी फेमस राइटर फिलोसोफर, ये एक बहुत बड़े सपोर्टर होंगे देवबंद स्कूल के, और वो बात करेंगे इंग्लिश एजुकेशन और यूरोपियन साइंसेस को इनकी एजुकेशंस में डालने का। और हम देखते हैं वो बनाएंगे नदवतुल उलमा और दारुल उलूम, दो इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे शिबली नवानी के जरिए लखनऊ में। और वो बिलीव करेंगे आइडियलिज्म ऑफ कांग्रेस का, यानी शिबली नवानी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, उन्हें कोऑपरेट करेंगे, साथ ही साथ वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करेंगे। और वो एक ऐसे भारत की इच्छा रखेंगे जिसमें है हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज बड़े ही प्यार से और पीसफुली रह रही हैं। ये तो हमने जाना मुस्लिम कम्युनिटी में जो अलग अलग रिफॉर्म्स हो रहे थे। लेट्स लर्न समथिंग अबाउट द पारसी कम्युनिटी, जो कि पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स के जरिए होगा। रहनुमाई मजदसन सभा जो है बेसिकली एक रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन होगी जो कि 1851 में बनाई जाएगी। ऑफकोर्स इट वुड बी बाय द पारसीज, इंग्लिश एजुकेटेड पारसीज। और ये क्यों ये बनाएंगे? उन्हें रिस्टोर करना होगा उनके रिलीजन को, जोरास्ट्रियन रिलीजन को। साथ ही साथ जो है इसके अगर हम बात करें कि कौन इसके मेन लीडर्स थे एंड हु आर पीपल हु आर एडवोकेटेड फॉर दिस, सो ये होंगे नेरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, KR कामा, SS बंगाली, ये सभी इनके लिए काम करेंगे। इनके जो मैसेज है या इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन जो होगा जिसके जरिए उनकी चीज़ें लोगों को पता चलेगी उनके न्यूज़पेपर के तौर पर, वो होगा रास्त गुफ्तार, विच एक्चुअली मीन्स ट्रूथ टेलर। पारसी जो रिलीजन में जो रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस होंगी उन्हें वो पारसी क्रीड जो रीडिफाइन करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ वो पारसीज को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, विमेन को अपलिफ्ट करेंगे, इमेंसिपेशन की बात करेंगे, पर्दा सिस्टम के खिलाफ होंगे। साथ ही साथ वो मैरिज की एज को बढ़ाने के लिए काम करेंगे और एजुकेशन में हर जेंडर के इंक्लूजन की कोशिश करेंगे। अगर हम पारसीज के बारे में समझने की कोशिश करें तो दे आर द एक्चुअली द मोस्ट वेस्टर्नाइज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर इंडियन सोसाइटी के किस हिस्से ने सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया तो वो डेफिनेटली पारसी कम्युनिटी रहेगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर कम्युनिटी ऑफ इंडिया जो कि है सिख। तो सिख रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें जो नेशनलिस्ट या रैशनलिस्ट और प्रोग्रेसिव आइडियाज थे 19वीं सेंचुरी के, वो वहाँ तक भी पहुँचते हैं। और हम देखते हैं कि सिंह सभा मूवमेंट होता है जो कि अमृतसर में होगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? इनका ऑब्जेक्टिव होगा कि जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन है वो हर सिख को इजीली अवेलेबल हो। साथ ही साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर ब्राह्मो समाज के लोगों की या आर्य समाज के लोगों की या इवन मुस्लिम मौलवीज की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हो सकता है उनके रिलीजन से या उनके आइडियोलॉजी से लोग दूसरी तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, उन्हें कर्ब करना, उन्हें काउंटर करना, उन्हें रोकना। सो फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकेंड इज अ बिट रिलीजियस। पहले ऑब्जेक्टिव के लिए जो कि एजुकेशन होगा उसके लिए वो खालसा स्कूल्स की चेन बनाएंगे और ये उनकी सभा करेगी थ्रू आउट पंजाब में। सेकेंड के लिए वो क्या करेंगे? एवरीथिंग जो उनके गुरु, जैसे कि हम जानते हैं सिखिज्म में गुरु होते हैं, सो जो भी उनके गुरु की टीचिंग के खिलाफ जाता था वो उन सभी चीज़ों को रिजेक्ट करते थे। वो कोई भी रस्म रिवाज हो
वो हर चीज को सिख डॉक्ट्राइन के नजरिए से ही देखते थे। एक और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो सिख में होगा वो होगा द अकाली मूवमेंट, जिसे गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके का ब्रांच ही है, ऑफशूट है सिंह सभा मूवमेंट का। हम देखते हैं कि ये जो गुरुद्वाराज होंगे, जो उनके प्लेस ऑफ वर्शिप है, उन्हें लिबरेट करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक उदासी महंत होंगे जो बहुत ही करप्ट होंगे, जो ब्राइब्स दे वुड बी वेरी करप्ट विद रिगार्ड टू देयर वर्किंग, सो उसे खत्म करने के लिए हम देखेंगे इन महंत्स को, जो कि बहुत ही लॉयलिस्ट और रिक्रिएशनरी लॉट होंगे, जो गवर्नमेंट का पेट्रोनेज ले रहे होंगे, वो उनके तरीके से ही काम कर रहे होंगे, एंड थिंग्स वुड बी वेरी बैड एट गुरुद्वारा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, गवर्नमेंट इवन ट्राई करेगा रिप्रेसिव पॉलिसी का उन लोगों के खिलाफ जो नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह भी कर रहे होंगे, जो कि अकालीज होंगे 1981 में, उनके खिलाफ भी जो गवर्नमेंट है रिप्रेसिव पॉलिसी इस्तेमाल करेगी। लेकिन पॉपुलर डिमांड की वजह से उन्हें फाइनली हथियार डालने पड़ेंगे, और हम देखते हैं 1922 में द वेरी फेमस सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 में आता है, जो लेटर ऑन 1925 में फिर अमेंड किया जाएगा, बट 1922 में ये लाया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो महंत के हाथ में कंट्रोल था, जो करप्ट महंत से, उनसे कंट्रोल ले लिया गया, और गुरुद्वारा का जो कंट्रोल है सिख मासेस के को दे दिया गया, आम लोगों को दे दिया गया। अब आम लोग तो नहीं, हर कोई तो नहीं उसे एडमिनिस्टर कर पाएगा, सो एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसे SGPC कहते हैं। ये एक अपेक्स बॉडी बनाई गई और इसके जरिए अब एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, सो दैट जो करप्शन था वो आउट ऑफ द विंडो हो जाए। अकाली मूवमेंट बेसिकली एक रीजनल मूवमेंट था, बट ये कम्युनल नहीं था, बिकॉज हियर दे वर टॉकिंग अबाउट द करप्शन एंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी बैड एंड हाउ दे वर सो लॉयलिस्ट टू द ब्रिटिशर्स। अकाली लीडर्स जो है बहुत ही नोटेबल रोल इवन प्ले करेंगे हमारे नेशनल लिबरेशन में, हमारे स्ट्रगल में, और बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी वॉइस होगी, और ये हमारे नेशनल मूवमेंट का एक अच्छा हिस्सा भी बनेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द न्यू मूवमेंट, जो कि है थियोसॉफिकल मूवमेंट। ठीक है, ये वेस्टर्नर्स के जरिए शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना किसी इंडियन के जरिए नहीं होगी, और यहाँ पर दो नाम है, मैडम HP बलवत्सके और कर्नल MS ऑलकॉट। वेरी इंपॉर्टेंट बोथ द नेम्स, इनके जरिए ये बनाया जाएगा। ये जो होंगे इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, और इस वजह से वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करेंगे न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, NYC में 1875 में इसकी स्थापना होगी। देन हम देखते हैं कि 1882 आते आते जो उनका हेडक्वार्टर है वो अद्यार, दैट इज मद्रास में आ जाएगा, भारत आ जाएगा। इनका क्या मानना होगा, वो किस चीज में बिलीव करेंगे, ये बिलीव करेंगे कि एक बहुत ही खास रिश्ता है बिटवीन अ पर्सन सोल, हमारी आत्मा, और खुदा और गॉड के बीच में, और वो बात करेंगे प्रेयर की, रेवलेशन की। वो हिंदू बिलीव जो है री इनकारनेशन, दैट मीन्स जो अवतार का बिलीव है, या फिर जो कर्मा की थियोरी है, इन दोनों में बिलीव करेंगे। वो अपनी इंस्पिरेशन लेंगे उपनिषद से, सांख्या, योगा, वेदांता, ये सब जो स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के अलग अलग थॉट के स्कूल्स है, वो इन सभी से इंस्पिरेशन लेंगे, और इनका जो मेन एम होगा वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड फैलाना होगा, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। ये कोई भी रेस, क्रीड या सेक्स, कास्ट, कलर, किसी भी चीज को नहीं मानेंगे, एंड दे वुड बी वेरी जस्ट विद एवरीवन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे हमारी प्रकृति के उन नियमों को जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। साथ ही साथ वो पावर ऑफ मैन, यानी इंसान में जो पावर प्रकृति ने दी है, वो उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने देखा मोहम्मदन रेनेसांस, वैसे ही इसे हिंदू रेनेसांस भी कहा जाएगा। एक वक्त पे इनका थोड़ा लिंकेज आर्य समाज से भी होगा, बट मोर और लेस इट वुड बी एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ये लोग अपोज करेंगे चाइल्ड मैरिज को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के भी खिलाफ होंगे। दे वुड टॉक अबाउट जो आउटकास्ट है, जो डिप्रेस क्लासेस है, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे। साथ ही साथ कंडीशन ऑफ विडोज को भी इम्प्रूव करने के लिए ये काम करेंगे।
इनका जो मूवमेंट है वो पॉपुलर कब होगा भारत में? तब जब एनी बेसेंट इनसे जुड़ जाएंगी और जब ये इसकी पहली प्रेसिडेंट बनेंगी ऑलकॉट की डेथ के बाद। ये फाउंडेशन करेंगी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बनारस में, जहाँ पे हिंदू रिलीजन के साथ साथ वेस्टर्न साइंटिफिक यानी इंग्लिश लैंग्वेज और उनके सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। ये कॉलेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट बनेगा और आज के वक्त में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ये उसी का रूप है। ये जो है एनी बेसेंट वो एजुकेशन ऑफ वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगी। फन फैक्ट अबाउट एनी बेसेंट के आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट होंगी वो होंगी एनी बेसेंट। लेकिन अगर हम बात करें पहली इंडियन प्रेसिडेंट कौन होंगी तो वो होंगी सरोजनी नायडू। ओके, इंडियन इट वुड बी सरोजनी नायडू, बट ओवरऑल जस्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल तो वो होंगी एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये कॉमन डिनोमिनेटर पे काम करेगी फॉर द वेरियस सेक्ट और वो एजुकेटेड हिंदूज को अर्ज करेगी कि उसे फुलफिल करें। लेकिन अगर हम बात करें एक एवरेज इंडियन की, द थियोसॉफिस्ट फिलॉसफी सीम टू बी वेग लैकिंग अ पॉजिटिव प्रोग्राम। ये जो एक तरीके से था वो आम जनता को, एवरेज लोगों के समझ से बाहर था, उनके लिए ये काफ़ी वेग था, खाली था। इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कुछ एक पर्टिकुलर तबके पर होगा, स्मॉल सेगमेंट ऑफ द क्लास और सोसाइटी पर ही होगा। ऑफ कोर्स वो लोग रिवाइवलिस्ट हैं और जो थियोसॉफिस्ट हैं उनका कुछ खासी सक्सेस नहीं होगी, एज आई हैव सेड कि वो आम लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसे देखा जाएगा कि ये वेस्टर्नर्स है जो इंडिया के रिलीजन को, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो थियोसॉफिस्ट होंगे ऑल्सो हैड द इफेक्ट ऑफ गिविंग अ फॉल्स सेंस। वो एक तरीके से इंडियंस को एक प्राइड दे देंगे, उनके आउटडेटेड और कुछ कुछ उनकी ऐसी सिस्टम्स, हमारे कुछ ऐसे रीति रिवाज जो काफ़ी बैकवर्ड होंगे, लेकिन वो उसे ग्लोरीफाई करेंगे और हमें उस पर प्राइड दे देंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आउटलुक में भी चला जाएगा। Till then we have learned about so many different movements, sabhas, associations, समितिस। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इन सभी रिफॉर्म मूवमेंट्स की भारत पर। सो लेट्स सी व्हाट वर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि जो हमारा पिछड़ा हुआ समाज था, जो हमारा ऑर्थोडॉक्स तबका था, जो साइंस को, आइडियोलॉजिकल साइंटिफिक आइडियोलॉजी को नहीं मानता था, उसे एक नया नजरिया मिला और उन्हें एक नए दौर से मिलवाया गया। जो लोग हमारे समाज के दबे कुचले थे उन्हें काफी हद तक अपलिफ्टमेंट दी गई, इमेंसिपेशन किया गया। हमारे लेकिन जो रिफॉर्मर्स थे जो इसके लिए काम कर रहे थे उनके लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। उन्हें बहुत अब्यूजेस झेलनी पड़ी, उन्हें परसिक्यूशन झेलना पड़ा, उनके खिलाफ रिलीजियस डिक्रीज जाहिर हुई, फतवास डाले गए, इवन कुछ लोगों को तो मारने की, असैसिनेशन करने की भी कोशिश की गई। लेकिन इन सभी अपोजिशंस के खिलाफ ये मूवमेंट चलते गए और लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल के लिए काम करते गए और वो उन्होंने किसी भी ऑर्थोडॉक्सिटी को कंफर्म नहीं किया। दे वर्कड फॉर देम मूवमेंट अपनी थिंकिंग के साथ चलते रहे। द ट्रांसलेशन ऑफ जो रिलीजियस टेक्स्ट था वर्नैकुलर लैंग्वेज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो रिलीजियस टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल संस्कृत में था, अगर उसे वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में आ गया तो उसकी रीच मासेस में बढ़ गई। सिमिलरली जैसे सर सैयद अहमद खान ने जो वेरियस बुक्स को उर्दू में किया तो उसकी वजह से रीच जो है बुक्स की बढ़ गई। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इन रिफॉर्म मूवमेंट का वो था इंडिविजुअल का जो राइट है अपने स्क्रिप्चर को इंटरप्रिटेट करने का और रिचुअल्स को सिंप्लीफाई करने का, ताकि जो वर्शिप है, जो आप अपने गॉड को प्रे कर रहे हैं, वो एक पर्सनलाइज इवेंट हो सके, एक्सपीरियंस हो सके। जो ये मूवमेंट्स हैं वो ह्यूमन इंटेलेक्ट की बात करेंगे, रीजन की बात करेंगे, रैशनल आउटलुक की बात करेंगे। The movements are going to talk about जो करप्ट एलिमेंट है, जो रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे।
साथ ही साथ ये रिफॉर्म मूवमेंट जो राइज देंगे एक नए मिडिल क्लास को, जो अपने कल्चरल रूट से तो जुड़ा होगा, लेकिन साथ ही साथ उनका पर्पस होगा ऑफ रिड्यूसिंग द सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ फॉरेन पावर हैड प्रोड्यूस्ड। जो एक फॉरेन पावर उन पर आकर थी, जो ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल था हमारे ऊपर, उसके वजह से एक तरीके का ह्यूमिलिएशन आ गया था। सो जब रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलेंगे और जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी होंगे, उसके जरिए हमें हमारे रूट से जोड़ दिया जाएगा और एक तरीके का प्राइड आएगा हम में और एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। रियलाइजेशन होगा स्पेशल नीड्स का, कि वक्त बदल रहा है, भारत को भी उनके साथ बदलने की ज़रूरत है, हमें भी साइंटिफिक नॉलेज को, साइंटिफिक फर्वर को बढ़ावा देना है, हमें भी सेक्युलर रैशनल आउटलुक की ज़रूरत है। और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इन रिफॉर्म मूवमेंट का। अगर हम सोशली बात करें तो जो नोशन ऑफ पॉल्यूशन प्योरिटी यानी जो अनटचेबिलिटी थी वो काफ़ी हद तक कम की गई, हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड कस्टम को चेक किया गया और मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़े। जो हमें एक ब्लाइंड इमिटेशन था एलियन वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज का, उस पर भी सवाल उठाए गए। जो रिफॉर्म मूवमेंट थे वो एक फेवरेबल और ऐसे समाज में ऐसा क्लाइमेट पैदा करेंगे, ऐसा मौका तैयार करेंगे कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आसानी से जा पाए। इंडिया में जो है जो ये मूवमेंट होंगे, ये एंडेड इंडियाज कल्चरल इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन, जो हम पूरी दुनिया से एक कटे हुए थे, हमारे इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन था, वो अब खत्म हो जाएगा। द अंडरलाइन कंसर्न जो होंगे इन रिफॉर्मिस्ट एफर्ट के, वो ये होंगे कि रिवाइवल होगा ऑफ नेटिव कल्चरल पर्सनैलिटी का, जो एक तरीके के डिस्टॉर्ट हो गई थी इन सभी सालों में। हमारी जो कल्चरल आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रगल होगी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारे नेशनल कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाने का, और हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो लोगों में नेशनैलिटी का जज्बा है, नेशनलिज्म है, वो इससे भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा। However, not all these progressive nationalist tendency were able to outgrow the sectarian एंड हमारे जो आउटलुक ऐसा नहीं है कि इन सोशल रिफॉर्म्स के बाद सभी चीज़ें बदल गई और हम बिल्कुल एक नए देश की तरह उभरे। नहीं, ऑफ कोर्स वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पर भी एडवांसमेंट को रोका गया, बट एक काफ़ी हद तक हमने रिफॉर्म मूवमेंट्स के ज़रिए समाज से बहुत बुराइयों को निकालने की कोशिश की। अगर हम बात करें कि नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था इन सोशल रिफॉर्म्स का, सो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो थे, उनका जो सोशल बेस था काफ़ी नैरो था। फॉर एग्जाम्पल एडुकेटेड और या फिर जो अर्बन मिडिल क्लास थे, वही उसे पॉजिटिवली ले रहे थे। जो हमारी वास्ट मासेस थी, जो हमारी पेजेंट्री थी या जो हमारी पुअर्स थे, वो इससे काफ़ी इग्नोर्ड थे। जो हमारे रिफॉर्मर्स उनकी टेंडेंसी थी कि वो ग्रेटनेस ऑफ द पास्ट की बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग अबाउट रिलाइंग ऑन स्पिरिचुअल अथॉरिटी। वो मिस्टिज्म को अलग अलग गार्ब में और सूडो साइंटिफिक थिंकिंग के जरिए फैला रहे थे। लेकिन जो ये मॉडर्न आउटलुक का जो एक्सेप्टेंस था, वो कम्प्लीटली नहीं था उस वक्त भारत में। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो ये एटलीस्ट सम एक्सटेंट था। हिंदूज, मुस्लिम, सिख, पारसी जो है कंपार्टमेंटलाइजिंग हो गई, और जो हाई कास्ट हिंदूज है वो लो कास्ट हिंदू से भी अलग हो गए। द एम्फेसिस अगर हम बात करें इन रिलीजियस और फिलोसफिकल एस्पेक्ट का, हमारे कल्चरल हेरिटेज से लेकर, सो ये मैग्निफाइड था और इनसफिशिएंट था। टू मेक मैटर्स वर्स, चीज़ों की और ख़राबी हो गई जब हिंदू रिफॉर्मर्स जो हैं वो कन्फाइन करेंगे अपनी प्रेस को इंडिया के पास्ट के लिए और एंशंट पीरियड को, और वो मिडीवल पीरियड को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, और एक तरीके की हॉस्टिलिटी नज़र आएगी और उसे एरा ऑफ डेकेडेंस यानी बुरा टाइम पीरियड कंसिडर किया जाने लगेगा, जिसकी वजह से एक तरीके से फूट पड़ जाएगी हमारे समाज में रिलीजन के बेसिस पर। क्योंकि इस पीरियड को ऐसा बताया जाएगा कि यहाँ पर हम एक्सप्लॉइट किए गए, ये हमारे लिए बुरा वक्त था, जबकि हमारा एंशंट इंडिया जो था वो हमारे लिए ग्लोरी का वक्त था।
द पास itself टेंडेड टू बी प्लेस इनटू कंपार्टमेंट्स, उसका भी कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा। और जो मुस्लिम मिडिल क्लास थी वो इस एक्सटेंट तक चली जाएंगी कि टर्निंग द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया फॉर दैट ट्रेडिशंस एंड मोमेंट्स ऑफ प्राइड। जैसे अगर हिंदूज जो है वो एंशंट इंडिया में प्राइड लेंगे, तो जो मुस्लिम मिडिल क्लास थी वो वेस्ट एशिया का ट्रेडिशन में प्राइड लेगी। सो ये जो टुकड़े होने लगे हमारी हिस्ट्री के भी, ये एक नेगेटिव पॉइंट था। जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, जो हमारे कंपोजिट कल्चर, जो हमारी मिली जुली सभ्यता है, जो इंडियन हिस्ट्री में हमेशा नजर आती है, इंडिया शोड साइंस ऑफ बीइंग अरेस्टेड विद द राइज ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, जो था कम्युनल कॉन्शियसनेस। उससे एक तरीके से उस पर भारी पड़ने लगा ये कम्युनल कॉन्शियसनेस, और हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, गंगा जमनी जो हमारी सभ्यता है, उस पर एक तरीके से डेंट आने लगा। नेशनल कॉन्शियस तो बड़ा मिडिल क्लासेस में, लेकिन कम्युनल कॉन्शियस भी उसके साथ ही साथ था। अगर हम और फैक्टर्स की बात करें तो डेफिनेटली वो भी रिस्पॉन्सिबल थे बर्थ ऑफ कम्युनलिज्म के लिए मॉडर्न इंडिया में। बट अनडाउटेडली ये जो नेचर ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया भारत में इस आइडियोलॉजी के फैलाने में। ऑन द होल अगर हम देखें, जो इसका नेट आउटकम है अल्टीमेटली जो हमें उससे मिला रिफॉर्म मूवमेंट से, इट वॉज आउट ऑफ दिस स्ट्रगल कि हमारे आज हमारे पास एक नया समाज है, एक बढ़ोतरी वाला इवॉल्व इंडिया आज हमारे पास है। अगर ये रिफॉर्म मूवमेंट्स नहीं हुए होते विद ऑल इट्स गुडनेस एंड बैडनेस, तो आज जो भारत है, जो इवॉल्व इंडिया है, वो नहीं होता। सो दैट वॉज आवर चैप्टर 9, बट जस्ट क्विकली जस्ट सी द समरी ऑफ इट। रिफॉर्म मूवमेंट्स अगर हम हिंदूज में बात करें, सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज, देन वो कैसे हम देखेंगे लेटर ऑन जाके अलग अलग समाज में बढ़ गया, केशव चंद्र सेन का, देन जो था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, देन वी हैव सीन आदि ब्रह्मो समाज, वी हैव सीन साधारण ब्रह्मो समाज, देन प्रार्थना समाज, देन हेनरी विवियन डेरोजियो का यंग बंगाल मूवमेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज और विडोरे मैरिज के लिए बढ़ावा। हम अगर वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बाल शास्त्री जाम्बेकर, देन परमहंस मंडली, सत्यशोधक समाज बाई ज्योतिबा फूले एंड सावित्री बाई फूले, लोकहितवाड़ी जो कि उनका पेन नेम था गोपाल हरि देशमुख का, जी आगरकर, या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये सब बेसिकली वेस्टर्न इंडिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर परिपालना मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, देन जस्टिस मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो कि ईवी रामास्वामी के जरिए हुआ, देन अ लॉट ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट, वायाकम सत्याग्रह, ये सब साउथ इंडिया में होंगे। अगर हम उन मूवमेंट्स की, उन सभास की बात करें जो ऑल इंडिया नेचर रखती थी, तो रामकृष्ण मूवमेंट और विवेकानंदा का रोल, कैसे वो ग्लोबली इसे पहुंचाते हैं, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज और शुद्धि मूवमेंट, देन अगर हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी और इसमें एनी बेसेंट के रोल की। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी में समझने की कोशिश करें कौन से रिफॉर्म्स हुए, तो वहाँ भी रिफॉर्म्ड अहमदिया रिवॉल्ट मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट जो कि सैयद अहमद खान का था, या फिर दारुल उलूम का देवबंद मूवमेंट जिन्होंने जिहाद डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पारसी कम्युनिटी, तो रहनुमाई मजदयासन सभा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पारसीज में। सिख में दो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंह सभा मूवमेंट और अकाली मूवमेंट, जो कि करप्ट महंत के खिलाफ एक प्रबंधक समिति और कमेटी की रचना की तरफ जाते हैं। हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जस्ट डिस्कस किया कि कैसे इसकी वजह से एक सेकुलर आउटलुक तो आया, एवोल्यूशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस भी बढ़ा, हमें हमारे कल्चरल रूट से फिर से सामना करना पड़ा और हम उससे जुड़े, लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल आइडियोलॉजी भी बढ़ी, हमारे इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन जो था दुनिया से वो ख़त्म हुआ। लेकिन उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमें देखने को मिले क्योंकि इसका सोशल बेस बहुत छोटा था और इनडायरेक्टली मिस्टिसिज्म को बढ़ोतरी मिली, और हमारे यहाँ जो सेक्टेरियन कल्चर पैदा हो गया, कम्युनल एक्टिविटीज़ जो बढ़ गई, और एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में मुस्लिम्स को मिडिवल हिस्ट्री से कनेक्ट किया जाने लगा। मुस्लिम्स जो है वेस्ट एशिया में अपने प्राइड ढूंढने लगे, और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उस पर बहुत बड़ा डेंट लग गया, और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसके इफ़ेक्ट हमें नज़र आने लगे।